हेलो बच्चों, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। तो डी फॉर्म फर्स्ट ईयर की क्लास है और आज जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं नई यूनिट। एक्चुअली थोड़ा थ्योरी का पोर्शन और थोड़ा सा स्ट्रक्चर और आईयूपीएसी, क्योंकि थ्योरी थ्योरी रहेगी तो बाद में सारे एक साथ स्ट्रक्चर आईयूपीएसी जब पढ़ना शुरू करोगे तो प्रॉब्लम ज्यादा होगी, राइट। और तुम्हारे यहाँ स्ट्रक्चर आईयूपीएसी की स्टार्ट हो रही है यूनिट नंबर 5 से। किस यूनिट से? यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 4 जो स्ट्रक्चर आईयूपीएसी का नॉमेनक्लेचर है, ऑलरेडी मैंने 3 वीडियो बनाए। यस सूरज, गुड इवनिंग। ऑलरेडी 3 वीडियो बना के यूट्यूब और एप्लीकेशन दोनों पे मैंने अपलोड कर दिए हैं, उनको एक बार देख लेना, राइट। तो फर्दर बार बार स्ट्रक्चर आईयूपीएसी के बारे में बताना मींस आईयूपीएसी बताना कोई जरूरी नहीं है, फिर भी अगर तुमको लगता है तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। दूसरी बात, जो जो नियम कानून आईयूपीएसी के हैं वो हम बीच बीच में डिस्कस करते रहेंगे जब स्ट्रक्चर के आईयूपीएसी लिखेंगे, राइट। काफी इंटरेस्टिंग है और काफी आसान लगेगा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, क्योंकि देखो क्या है ना, और एक चीज का ध्यान रखना। हाँ, तो आज हम लोग पढ़ेंगे एनेस्थेटिक। एनेस्थेटिक में जो तुम्हारे में ड्रग दी गई है वो 3 ड्रग है, थायोपेंटल सोडियम, कीटामिन हाइड्रोक्लोराइड और प्रोपोफॉल। ओके, डी फॉर्म फर्स्ट ईयर, गुड इवनिंग एवरीवन। ये तुम्हारा सिलेबस है। फर्स्ट ईयर के बच्चों को सिलेबस याद होना जरूरी है। एग्जाम टाइम पे सोच के देखो, एक यूनिट है, एक यूनिट में कितनी सारी ड्रग्स हैं? एग्जाम टाइम पे ये भूल जाता है बच्चा कि भाई देखो इसी एक यूनिट में 5वीं यूनिट जो हम पढ़ाने जा रहे हैं उसी में कैटेगरी कितनी, एक कैटेगरी एनेस्थेटिक की है, एक सिडेटिव हिप्नोटिक की है, एक एंटी साइकोटिक की है, एक एंटी कन्वर्जेंट की है, एक एंटी डिप्रेसेंट की है। ठीक, कितनी सारी कैटेगरी, और इन कैटेगरी के अंदर कितनी सारी ड्रग्स हो गई, राइट। एग्जाम में सबसे बड़ा चैलेंज एक स्टूडेंट के सामने यही होता है कि वो ये पता लगा पाए कि कौन सी ड्रग किस कैटेगरी की है, क्योंकि जब तक कैटेगरी नहीं पता होगी तुम उसके यूज कहां से लिखोगे, और जो एक्सप्लेन करोगे, भाई फेनिटोइन पता चल गया तुमको कि भाई फेनिटोइन, मान लिया एग्जाम में आ गया कि फेनिटोइन के बारे में तुमको लिखना है। अब फेनिटोइन एंटी कन्वर्जेंट कैटेगरी की है, तुमको ये नहीं याद आ रहा किस कैटेगरी की है। कैटेगरी याद हो गई तो यूज अपने आप लिख लोगे, उसको अपने आप एक्सप्लेन कर पाओगे। इसीलिए सिलेबस याद रखना बहुत जरूरी है। बताया ना कि केमिस्ट्री में स्टूडेंट के सामने, भाई मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूं, हर साल का चैलेंज सबसे बड़ा यही रहता है कि उसको सिलेबस नहीं याद होता। मैं पहले दिन से बोलता हूं सिलेबस याद रखो, इसीलिए हर चैप्टर के पहले मैं सिलेबस जरूर बताता हूं, ठीक। क्योंकि मान लिया आ गया एमीट्रिप्टिलिन हाइड्रोक्लोराइड, ठीक, अब कंफ्यूज हो कि एंटी साइकोटिक है, एंटी कन्वर्जेंट है कि एंटी डिप्रेसेंट, किस कैटेगरी में है, खोपड़ी खुजलाते रहोगे। क्लियर है ना? तो ये चीजें ध्यान रहे आपको, आपका सिलेबस पता होना चाहिए, अदरवाइज एग्जाम में सब कुछ आते हुए भी मिस्टेक कर देते हैं बच्चे, ठीक। दूसरी बड़ी बात ये, बहुत सारे बच्चे जिन्होंने अभी नया एडमिशन लिया है, हर साल की यही स्थिति है कि देखो सिलेबस में जिसमें कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जिनमें एस्ट्रिक मार्क दिया है, कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जिनमें एस्ट्रिक मार्क है, तो इनका क्या करना है? तो तुम्हारा सिलेबस बताता है कि जिन ड्रग में एस्ट्रिक मार्क है उनका स्ट्रक्चर और आईयूपीएसी भी पढ़ना है, स्ट्रक्चर और आईयूपीएसी भी पढ़ना है जिन ड्रग का एस्ट्रिक मार्क है। बाकी ड्रग में सब कुछ है, मींस इन ड्रग में भी सब पढ़ना है, लेकिन एडिशनली इनमें और ज्यादा चीजें पढ़नी जिनमें एस्ट्रिक मार्क है। मतलब बाकी जो ड्रग हैं जिनमें एस्ट्रिक मार्क नहीं है उनके स्ट्रक्चर आईयूपीएसी आपको नहीं पढ़ने हैं। तो काफी बच्चों की कंप्लेन है कि सर हमारे कॉलेज में उल्टा कर रहे हैं, मतलब जिनमें एस्ट्रिक मार्क है उसमें स्ट्रक्चर आईयूपीएसी नहीं पढ़ा रहे और दूसरे में पढ़ा रहे हैं, तो कभी कभी टीचर कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। बहुत सारे नए नए टीचर्स हैं सिलेबस समझने में, इसीलिए बताता हूं ध्यान रहे, अगर सिलेबस को पढ़ोगे तो सिलेबस इटसेल्फ बोलता है ये चीज कि जहां जहां पे एस्ट्रिक मार्क है सिर्फ स्ट्रक्चर आईयूपीएसी आपको उन्हीं के पढ़ने हैं। ओके, तो हम आज इसमें जो पहली कैटेगरी है एनेस्थेटिक, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक। तो एनेस्थेटिक में ड्रग है थायोपेंटल सोडियम, कीटामिन हाइड्रोक्लोराइड, प्रोपोफॉल, जिसमें 3 ड्रग तुम्हें पढ़नी है और 2 ड्रग में स्ट्रक्चर आईयूपीएसी के साथ पढ़नी है, ठीक। 2 ड्रग में स्ट्रक्चर आईयूपीएसी पढ़नी है। तो शुरू करते हैं हम लोग एनेस्थेटिक। तो एनेस्थेटिक को हम जनरल एनेस्थेटिक, लोकल एनेस्थेटिक, कुछ भी, क्योंकि कैटेगराइज यहां पे नहीं किया गया है, लेकिन
जो ड्रग्स दी गई हैं वो सारी की सारी ड्रग्स जनरल एनेस्थेटिक कैटेगरी की हैं। ओके, तो हमें यहाँ पे जनरल एनेस्थेटिक कैटेगरी के हिसाब से या सिंपल एनेस्थेटिक कह लो। ओके, तो जनरल एनेस्थेटिक क्या है? एक स्टेट है। स्टेट कैसी है? मींस अनकॉन्शियसनेस। कैसी? अनकॉन्शियसनेस, एनाल्जेसिया, अमनेसिया मींस रिवर्सिबल लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। रिवर्सिबल लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस मतलब कुछ समय के बाद बंदा फिर से वापस से जग जाएगा। कह सकते हो बहुत गहरी नींद में कुछ समय के लिए सुला दिया जाए, अब वो सोने की स्थिति में ना तो उसको पेन का एहसास होगा, ना जो उसके साथ हो रहा है उस चीज का एहसास होगा, जिसको एमनेसिया बोलते हैं। एमनेसिया मतलब कि अगर उसका ऑपरेशन हो रहा है या उसकी सर्जरी हो रही, कुछ भी हो रहा तो उसको कुछ भी याद नहीं रहता, उसको बोलते हैं एमनेसिया। स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट। स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट मींस कभी भी भाई मान लिया अभी यहाँ पे कोई पिन चुभा दी जाए तो हाथ हट जाएगा, कोई गरम गरम तवे पे हाथ रख दिया जाए तो रिफ्लेक्स एक्शन हाथ, क्यों? क्योंकि रिस्पॉन्स है बॉडी का, बॉडी वहां से हटा लेगी। कहीं से खतरा आएगा तो आप अपने आप हट जाओगे। बाइक चलाते समय मच्छर आ जाता तो आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं, राइट। स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट, ये इस कंडीशन में मसल्स आपकी रिलैक्स रहेंगी। क्यों? क्योंकि आप गहरी नींद में सो रहे हो और आपका जो मेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट क्या होता है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। अब मेन चीज क्या? पूरी बॉडी में कहीं पर भी किसी भी तरह का कोई सेंसेशन आता है, कोई भी तरह का सेंसेशन आता है तो वो मैसेज जो सेंसरी नर्व होती हैं वो मैसेज स्पाइनल कॉर्ड के पास लेके जाती हैं, सेंसरी नर्व। तो बहुत सारे ऐसे रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं जिनमें क्या करना है, स्पाइनल कॉर्ड से आ जाती है मोटर नर्व कि हाथ हटाना है, मारना है, पीटना है, जो करना है स्पाइनल कॉर्ड खुद ही वो चीज बता देता है, ठीक। बाकी कुछ स्पेशल चीजें होती है, स्पाइनल कॉर्ड पास ऑन कर देता है किंग के पास, बोले तो ब्रेन के पास, मींस ब्रेन से सलाह लेता है। सपोज करो कि भाई आप बाइक खूब तेजी से चला रहे हो, है ना, और सामने से मच्छर आ रहा है या कोई कंकड़ आ रहा है, तो उधर से एहसास हो गया हमारे सेंसेस को, उसने स्पाइनल कॉर्ड को मैसेज भेजा कि भाई उधर सामने से खतरा आ रहा है। स्पाइनल कॉर्ड ने खुद ही डिसीजन ले लिया कि आंखें बंद करनी है। अगर वो ब्रेन तक मैसेज पहुंचाता, फिर ब्रेन क्या कह रहा है उसका वेट करता, तब तक तो कंकड़ या मच्छर आपकी आंख के अंदर चला जाता, राइट। तो ये डिपेंड करता है। तो अब यहाँ पे क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ही पूरा डिप्रेस हो गया, मींस कह सकते हो पूरा का पूरा ग्रिड फेल हो गया। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों सो गए एनेस्थीसिया की कंडीशन में। अब भाई कोई भी एक्शन और रिएक्शन जो भी होने हैं, तो जो भी मैसेज, मान लिया स्केलेटल मसल आपकी काटी जा रही है, मींस कट लगाया जा रहा, सीजर हो रहा है, तो वहां से मोटर जो है सेंसरी नर्व्स हैं वो स्पाइनल कॉर्ड के पास जाएंगी कि भाई हमारी मसल्स काटी जा रही हैं, हमारी हड्डी काटी जा रही, हमें क्या करना है। तो ये ना तो सुन पा रहा है और ना यहां से मोटर नर्व मैसेज लेके जा पा रही है। अभी कोई हाथ पे चिटकी काटने लगे तो क्या करोगे? थोड़ी देर से होगा नहीं, थप्पड़ मार दोगे, है ना। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो सो गया है और बड़ी गहरी नींद में, इतनी गहरी नींद में सो गया कि आपके साथ क्या हो रहा है यहाँ पे कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हो रहा। भाई जो हम देखते हो हमारे ब्रेन में रिकॉर्ड हो जाता है, तभी तो हमको पता चलता है क्या होता है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है? एक तरह का अनकॉन्शियसनेस कंडीशन। और अनकॉन्शियस कैसा? रिवर्सिबल, ऐसा नहीं है कि इरिवर्सिबल, जगेगा ही नहीं, रिवर्सिबल लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, एनाल्जेसिया पेन, है ना, एमनेसिया याददाश्त का जाना, स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट मींस स्केलेटल मसल आपकी बॉडी के काम नहीं करेंगे जब तक एनेस्थीसिया का असर रहेगा। लॉस ऑफ रिफ्लेक्सेस, जितने भी रिफ्लेक्स एक्शन है वो सब, भाई अभी क्या करो कि कोई बैठा हुआ है ना, बैठा हुआ है तो ऐसे आंख ऐसे झपकाओगे आंख झपक जाएगी, है ना। कहीं पर भी हल्का सा मान लिया ऐसे हाथ बांधे पीछे खड़े हो, पीछे कोई माचिस जला दे हल्का सा और हल्का सा जल जाए, तुरंत हाथ झटके से हट जाएगा, हट जाएगा नहीं हट जाएगा। तो ये सब आपके रिफ्लेक्स एक्शन है, इसके लिए ट्रेंड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब एनेस्थीसिया दिया जाता है तो ये सारे रिफ्लेक्स एक्शन बंद हो जाते हैं। और इसीलिए रिफ्लेक्स एक्शन बंद किए जाते हैं
कि पता लगा डॉक्टर मिलके मेजर सर्जरी किसी की कर रहे हैं और पेशेंट हाथ पैर चलाना अगर शुरू कर देगा तो डॉक्टर को सर्जरी करनी मुश्किल हो जाएगी। और इस कंडीशन में ड्रग यूज जनरल एनेस्थीसिया सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेसेंट with action and terminated more rapidly than those conventional sedative and hypnotics, है ना। तो देखो डोज डिपेंडेंट है, अगर हल्की डोज देते हो तो सिडेटिव हिप्नोटिक की तरह काम करेगा, ज्यादा डोज दिए तो एनेस्थीसिया की तरह काम करेगा। लेकिन एनेस्थीसिया किसी को भी अचानक से नहीं आ जाता, इसकी भी कुछ स्टेजेस होती। तो स्टेज ऑफ एनेस्थीसिया देखेंगे, 4 स्टेजेस हैं। जैसे पहली स्टेज है जिसको बोलते हैं एनाल्जेसिया, ये काफी इंपॉर्टेंट है और तुम्हारे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ध्यान रहे। तो क्या क्या एक्सप्लेन करना है, क्योंकि ड्रग्स कम है, जब भी 5 नंबर में आएगा तो आपको ये सारी चीजें एक्सप्लेन करनी रहेंगी एज सच। केमिस्ट्री में मैं कोई भी फालतू की चीज नहीं बताऊंगा, ठीक है, कोई भी फालतू की चीज नहीं बताऊंगा, बिल्कुल जो चीजें जितनी नीड है सिर्फ उतनी ही बात की जाएगी। ओके, तो एनाल्जेसिया की बात करें, एनाल्जेसिया से मतलब ये होता है कि भाई पेन में रिलीफ देने वाला। एनाल्जेसिक कब खाते हो तुम, जब कहीं दर्द हो रहा तो कहते पेन किलर खा लो, उसी को बोलते हैं एनाल्जेसिक। तो यहां पे किसी की सर्जरी करनी तो पहले एनाल्जेसिया दिया जाता है। भाई कहीं अगर कट करोगे, है, अभी ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में तुम्हारे पास एक प्रैक्टिकल का एग्जाम आएगा जिसमें तुमको तुम्हारा ब्लड ग्रुप निकालना पड़ेगा, है ना। ब्लड ग्रुप निकालने के लिए क्या तुम अपना पहले ब्लड निकालोगे, ब्लड निकालने के लिए क्या थोड़ा सा सुई लोगे और चुभोगे ताकि थोड़ा सा ब्लड निकल आए। अब तब तुमको अंदाजा लगेगा कि थोड़ा सा पिन चुभाने में कितना पेन होता है। तब जब सर्जरी किसी की होगी तो वहां तो काट दिया जाता है, सोचो कितना पेन होगा, राइट। तो पहले एनाल्जेसिया दिया जाता है। एनाल्जेसिया हाई डोज दी जाती है जिससे धीरे धीरे करके अवेयरनेस ऑफ पेन कम होती है, मींस पेन जाना शुरू होता है। और एंड ऑफ इस स्टेज के एंड तक, इस स्टेज के एंड तक पेशेंट क्या है, अनकॉन्सियस होने, मींस कॉन्सियस में तो रहता है लेकिन अमनेसिया होने लगता है। वो देखता समझता सब है लेकिन उसको याद रहना कम हो जाता है, मींस जो कुछ उसके साथ हो रहा है वो याद नहीं रहता। अगर किसी की मेजर सर्जरी हुई हो तो वो इन्हीं स्टेज से जरूर गुजरा होगा। फिर दूसरी स्टेज है डिलीरियम या डिसइनहिबिशन की। अब इस स्टेज में क्या होता है, इसको फील करने के लिए सपोज करो किसी को कोई क्या करेगा, भाई तुम्हारी नाक और मुंह दाब ले कोई, पेन क्यों होता है। अरे भाई ये बताओ, अगर किसी की सर्जरी होगी है और किसी का पैर काटा जाएगा, डिलीवरी के समय किसी के पेट फाड़ के बच्चा निकाला जाता है, किसी के हाथ में सड़न आ गई, अगर वो काटा जाएगा तो पेन होगा कि नहीं होगा, है, ठीक है। तो हाँ, तो इनहिबिशन डिलीरियम, इसके लिए क्या, किसी की इसको फील करने के लिए किसी का नाक और मुंह थोड़ी देर के लिए बंद करो, है ना, वो सांस लेना बंद कर देगा, ठीक, सांस नहीं ले पा रहा है। और फिर थोड़ी देर के बाद क्या है, थोड़ी देर तक तो पेशेंस झेलेगा वो, और उसके बाद 30 सेकंड जैसे ही क्रॉस होते हैं तो फिर वो क्या, उसका पूरा सिस्टम ऊपर नीचे हो जाता है, पूरा सिस्टम ऊपर नीचे हो जाता है, मींस सफोकेशन होना शुरू हो जाता है। फिर वो इधर उधर हाथ पैर मारना शुरू करता है, ऐसे ही जान नहीं जाती। तो वही स्टेज डिलीरियम की है, मींस तुमने क्या है, तुम प्रॉब्लम तो दे रहे हो, मींस पेन वगैरह सब तुम्हारी अब याददाश्त जा रही है, अब तुम्हारी बॉडी में एक सिस्टम मैकेनिज्म है भाई, एड्रेनर्जिक सिस्टम, कोलिनर्जिक सिस्टम, अभी सभी आगे हम पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, अगले साल फार्माकोलॉजी में भी पढ़ेंगे, ठीक है। अभी पढ़ लो, उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप में भी जोड़ दिए जाओगे, उसके लिए परेशान मत हो। पहली चीज की पहले पढ़ाई कर लो अच्छे से, है ना, बैक बचनी जरूरी है, एग्जिट एग्जाम निकलना जरूरी है, उसके बाद तो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो ही जाओगे, ठीक है। कॉन्सियसनेस इंपेयरमेंट इज नॉट लॉस्ट, खैर हाँ, डिलीरियम की स्टेज ऐसी आती है कि पेशेंट क्या है, पेशेंट को रिफ्लक्स करने से, भाई ये जो ड्रग दी जा रही है किस लिए दी जा रही है, ताकि पेशेंट अनकॉन्सियस हो जाए। अब तुम जग रहे हो, तुमको जबरदस्ती दवा देके अनकॉन्सियस यानी बेहोश किया जा रहा है। तुम्हारे ऑर्गन सिस्टम, तुम्हारी बॉडी के न्यूरोट्रांसमीटर सिस्टम, नर्व सिस्टम इजाजत नहीं दे रहा है तुम्हें अभी सोने की, लेकिन दवा की वजह से तुम सो रहे हो, तो सारा का सारा सिस्टम क्या है, कहीं आंखें एकदम से बंद होगी, कहीं रिफ्लेक्स एक्शन में एकदम से खुल जाएंगी, हार्ट बीट बढ़ेगी घटेगी, मींस काफी डिस्टर्ब वाली स्टेज होती है ये। धीरे धीरे करके कहते हैं ना कि धीरे धीरे करके किसी चीज पे काबू पाया जाता है। तो पहले कोई छटपटाता है,
है ना, उसके बाद उसमें काबू पाया जाता। तो वही हाल एनेस्थीसिया, ऐसे नहीं कि एकदम से ही एनेस्थीसिया का असर शुरू हो जाए। एनेस्थीसिया के शुरू होने में बताया ना, अगर किसी की भी मेजर सर्जरी हुई होगी तो उसको स्टेजेस बिल्कुल क्लियर होंगी। फिर तीसरी स्टेज आती है सर्जिकल एनेस्थीसिया। यही वो स्टेज है, इस कंडीशन में पेशेंट पूरी तरह से अनकॉन्शियस हो जाता है, कंप्लीट अमनेसिया हो जाता है, मींस याददाश्त उसकी चली जाती है, और जितने भी रिफ्लेक्स एक्शन हैं शरीर के अंदर वो सब रिलैक्स हो जाते हैं। मींस कुछ भी अब शरीर के अंदर करो, शरीर रिस्पॉन्स नहीं करेगा। हमारी बॉडी का जो सिस्टम है वो कंप्लीट सो चुका है थर्ड स्टेज में। अब सर्जिकल एनेस्थीसिया वाली स्टेज में ही जितने ऑपरेशन होते हैं, जितने मेजर ऑपरेशन होते हैं, सारे के सारे मेजर ऑपरेशन सर्जिकल एनेस्थीसिया स्टेज में ही कंप्लीट कर लिए जाते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि सर्जिकल मींस ऑपरेशन के दौरान एनेस्थीसिया, देखो एनेस्थीसिया बहुत डोज डिपेंडेंट होती है। अगर थोड़ी भी डोज ऊपर नीचे हो गई तो पेशेंट का राम नाम सत्य हो जाता है। थोड़ी भी स्टेज ऊपर नीचे हो गई तो पेशेंट का राम नाम सत्य हो जाता है। बात समझे कि नहीं? तो इसलिए बता रहा हूं कि एनेस्थीसिया यही एक वजह है कि सोचो कितना बड़ा सर्जन कितनी बड़ी सर्जरी करता है, बड़े बड़े ऑपरेशन कर डालता है, ब्रेन तक का ऑपरेशन कर देता है, फिर भी वो डॉक्टर कभी एनेस्थीसिया नहीं देता। एनेस्थीसिया के लिए हमेशा बाहर से डॉक्टर बुलाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि एनेस्थीसिया इतना ज्यादा डोज डिपेंडेंट है कि थोड़ी सी भी डोज अगर इधर की उधर हो गई तो पेशेंट फिर ठीक नहीं होगा, फिर उसका राम नाम सत्य। अब सोच के देखो, उसको डोज एग्जैक्टली इतनी देनी है कि पेशेंट सर्जिकल एनेस्थीसिया की स्टेज में 4-5 घंटे या 3 घंटे जितनी देर ऑपरेशन चलना है उतनी देर पेशेंट थर्ड स्टेज में रहे, ना तो सेकंड स्टेज में आए और ना फोर्थ स्टेज। सोच के देखो डॉक्टर कितना ज्यादा ब्रिलियंट होगा कि डोज इतनी रखनी है कि जब तक सर्जरी चल रही है तब तक पेशेंट थर्ड स्टेज में रहे, ना दूसरी स्टेज में, ना पहली स्टेज में, ना चौथी स्टेज में, थर्ड स्टेज में ही पेशेंट रहने पाए। ये क्वालिटी, इसीलिए अलग से एनेस्थीसिया की पढ़ाई, बड़े से बड़ा सर्जन भी एनेस्थीसिया की दवा खुद नहीं देता, उसके लिए बाहर से ही डॉक्टर को बुलाना पड़ता है। इसीलिए क्यों? क्योंकि भाई सर्जिकल ऑपरेशन हो रहा है, बड़ा सा ऑपरेशन हो रहा है, उसमें एनेस्थीसिया की जरूरत है। अब थोड़ा सा भी, और जब तक ऑपरेशन चलेगा तब तक एनेस्थीसिया का डॉक्टर वहीं रहेगा, उसकी मॉनिटरिंग रहेगी। कुछ पेशेंट बदमाश होते हैं, बदमाश होने का मतलब उनको जल्दी होश आने लगता है, और अगर सोचो कि पेट पूरा फटा हुआ है, इंटेस्टाइन अगल बगल है, अब पेशेंट को अगर होश आ गया तो फिर शरीर बटोरना मुश्किल हो जाएगा, बटोर पाना मुश्किल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई? इसीलिए कि जैसे ही पूरा सिस्टम लगा है, अगर पेशेंट को होश आना शुरू भी होता है, तो तुरंत डोज दी जाती है, और डोज इतनी परफेक्ट होती है कि वो चौथी स्टेज में ना पहुंच पाए। ठीक, तो अगर कंप्लीट सर्जरी हो गई, इट्स ओके, कुछ देर के बाद जैसे दवा का कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में या प्लाज्मा में कम होगा, पेशेंट कॉन्शियस होने लगेगा, राइट? लेकिन समस्या कहां होती है? समस्या होती है अगर पेशेंट को बीच में होश आने लगा और कहीं एनेस्थीसिया का डॉक्टर हड़बड़ा गया, और उसने एनेस्थीसिया की डोज बढ़ा दी, तो पेशेंट चौथी स्टेज में चला जाएगा। चौथी स्टेज में गया तो पेशेंट कहते हैं कोमा में चला गया, और थोड़ी डोज और बढ़ा दी तो रेस्पिरेटरी मेडुलरी डिप्रेशन हो जाएगा, मींस मेडुला का जितना भी सिस्टम है वो डाउन हो जाएगा, और मेडुला की पॉइंट होता है, भूख लगना, प्यास लगना, सेंस करना, है ना, ये सब कुछ यहीं पे डिपेंडेंट है। तो कहने का मतलब धीरे धीरे करके रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो जाता है, और डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकल के बोलता है सॉरी, ही इज नो मोर। यही सिचुएशन है ना? तो बहुत देखो, बहुत जगह पे ऑपरेशन तो खैर चलो, बहुत पेशेंट की डेथ होती है ऑपरेशन फेल होने में, लेकिन बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जिनकी डेथ इस कारण हो जाती है, उनका जो एनेस्थीसिया का इंजेक्शन है वो ज्यादा हो गया। कभी कोई हॉस्पिटल आपको ये नहीं बताएगा, कभी नहीं बताता कि एनेस्थीसिया ज्यादा हो गया इसलिए पेशेंट मर गया, ऑपरेशन फेल हो गया ओवरऑल, क्योंकि एनेस्थीसिया भी ऑपरेशन का पार्ट है। तो बहुत सारे पेशेंट की जान इस तरह से भी जाती है। तो ये जनरल एनेस्थीसिया का कुछ पार्ट था। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, जो क्लासिफिकेशन हमको पढ़नी है, ठीक।
तो इनहेलेशन, पहली क्या है, इनहेलेशन एनेस्थीसिया, दूसरी है इंट्रावेनस एनेस्थीसिया। इनहेलेशन एनेस्थीसिया जो हम इनहेल करते हैं, जिसको हम इनहेल करते हैं उसको इनहेलेशन, ठीक, यानी इनहेल किसको करेंगे, जो गैसियस फॉर्म में होगा। गैसियस फॉर्म में हमारे पास जो ड्रग हमारे सिलेबस में दी है वो नाइट्रस ऑक्साइड है, या फिर कह सकते हो ईथर को भी, है ना, गैसियस फॉर्म लेते हैं, ठीक। फिर दूसरी आती है इंट्रावेनस एनेस्थीसिया, जो हमें इंजेक्शन के थ्रू, जैसे इसमें दो कैटेगरी है, मींस ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर। इंट्रावेनस ड्रग जो की कैटेगरी जो है, इंट्रावेनस एनेस्थेटिक ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक कैटेगरी है बारबिचुरेट्स की, एक कैटेगरी है बारबिचुरेट्स की, ठीक, दूसरी कैटेगरी है नॉन बारबिचुरेट्स की, नॉन बारबिचुरेट्स की, ठीक। अब ये जिसमें ये बारबिचुरेट्स रिंग पाई जाएगी, वो ड्रग आपके सिलेबस में कौन सी है, थायोपेंटल सोडियम, थायोपेंटल सोडियम, ठीक। थायोपेंटल सोडियम जो है ये किस कैटेगरी की ड्रग, बारबिचुरेट्स, किसमें, बारबिचुरेट्स की रिंग होगी। दूसरी ड्रग तुम्हारे में है कीटामिन हाइड्रोक्लोराइड, कीटामिन हाइड्रोक्लोराइड और प्रोपोफॉल, ये दोनों ड्रग की जब स्ट्रक्चर देखेंगे तो देखेंगे इसमें नॉन बारबिचुरेट, इट मींस कि इसमें बारबिचुरेट्स की रिंग अवेलेबल नहीं है। क्लियर। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, भाई केमिस्ट्री की बात हो रही है तो हम स्ट्रक्चर बेस पे ही देखेंगे ना। बारबिचुरेट्स रिंग जिसमें है वो थायोपेंटल सोडियम, नॉन बारबिचुरेट रिंग जिसमें है वो कीटामिन हाइड्रोक्लोराइड, मींस ये वाली रिंग इस वाले में नहीं है, इसलिए दोनों अलग है, इसलिए इनको अलग अलग क्लास में डिवाइड किया गया है। अब बारबिचुरेट रिंग क्या होती है, देखो इसमें कुछ कहानी नहीं पढ़नी। बारबिचुरेट रिंग में ऐसे बना दो जैसे बेंजीन रिंग बनाते हो, जैसे बेंजीन रिंग बनाते हो उसी तरीके से, बस यहां पे NH लगा दो शोल्डर पे, ठीक, क्या लगा दो, NH, और इसको बिल्कुल इस तरीके से, जैसे साइक्लोहेक्सेन है, भाई बेंजीन रिंग बनाते हो, बेंजीन रिंग इस तरीके से बनाते हो कि नहीं बनाते, ये बेंजीन रिंग है तुम्हारी, अंदर के सारे बॉन्ड गायब कर दो, क्या करो, याद कैसे रखोगे, अंदर के सारे बॉन्ड गायब कर दो, ऊपर की तरफ की जो दो शोल्डर हैं यहां पे NH लगा दो, क्या लगा दिया तुमने, यहां पे तुम NH लगा दो, है ना, यहां पे NH लगा दो, ठीक। अब जो जगह बची है तुम्हारी, जैसे ये जगह बची है, ये जगह बची है, ये जगह बची है, तीन जगह, जैसे ये है और ये जगह है, ठीक। इस तरीके से इसको हमने क्या नाम दिया, यही है तुम्हारी बारबिचुरेट रिंग, मींस बारबिचुरेट रिंग जिसमें है वो थायोपेंटल सोडियम है, और जिसमें बारबिचुरेट रिंग नहीं है वो कैटेगरी कौन सी, नॉन बारबिचुरेट्स की, जिसमें कीटामिन हाइड्रोक्लोराइड और प्रोपोफॉल आता है, ठीक। अब एक एक करके देख लेते हैं। थायोपेंटल सोडियम पहले देखते हैं। इस ड्रग में एस्ट्रिक मार्क है, ध्यान रहे, थायोपेंटल सोडियम पे एस्ट्रिक मार्क है, कीटामिन हाइड्रोक्लोराइड पे एस्ट्रिक मार्क है, मींस इन दो ड्रग का हमको स्ट्रक्चर IUPAC देखना है। पहली ड्रग आती है थायोपेंटल सोडियम, इसको बहुत सारे नामों से जाना जाता है, तो अगर हम सिनोनियम की बात करें तो पेंटोबार्बिटल, ठीक, पेंटोथायोबार्बिटल, थायोपेंटल, थायोपेंटोबार्बिटल, थायोपेंटोबार्बिटोन, बहुत सारे नामों से जाना जाता है, तो बहुत सारे नामों से पूछा जा सकता है, थायोपेंटोबार्बिचुरिक एसिड या थायोपेंटेनोन। इसमें ब्रांड नेम की बात करें, ब्रांड नेम को तुम्हारे यहां देखो, ब्रांड नेम के नाम से भी सवाल आता है, और ब्रांड नेम को बोलते हैं मार्केटेड प्रिपरेशन, जहां पे लिखा रहता है ब्रांड नेम वहीं पे मार्केटेड प्रिपरेशन, मींस एग्जाम में कई बार पूछ लेता है, समझे, सिर्फ फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन और मार्केटेड प्रिपरेशन पूछता है, तो जब भी हम मार्केटेड प्रिपरेशन की बात करें तो समझ जाना चाहिए कि यहां पे ब्रांड नेम की बात की जा रही है, यहां पे ब्रांड नेम की बात की जा रही है, उसी को बोलते हैं मार्केटेड प्रिपरेशन। क्लियर। इसमें ड्रग का ब्रांड नेम किस नाम से, थायोपेंटल सोडियम का पेंटोथल और थायोवेल 1000 थायोसल या इंट्रावल, है ना, तो इन नामों से मार्केट में मिलती है। मार्केटेड प्रिपरेशन मतलब मार्केट में किस नाम से मिलती, ब्रांड नेम किस नाम से बिकती है दवाई,
तो इन दवाओं को जब देखोगे तो तुमको मेन सॉल्ट थायोपेंटल सोडियम मिलेगा। तो एग्जाम में अगर आता है मार्केटेड प्रिपरेशन तो तुमको मार्केटेड प्रिपरेशन भी मार्केट प्रिपरेशन में ब्रांड नेम ही लिखना है। तो कई बार ब्रांड नेम के नाम से आता है तब तो आसानी से समझ जाते हो, जब ब्रांड नेम के नाम से नहीं आता है तो समस्या खड़ी होती है। अब भाई इस बात करते हैं काहे की स्ट्रक्चर की, स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करते हैं, स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। देखो चीजें यहीं पे याद हो जाएं। मैंने बताया ना, देखो केमिस्ट्री, बहुत सारे लोग मुझसे सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ने आते हैं। क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री में पढ़ाऊंगा और वहीं याद करा दूंगा। सिर्फ पढ़ाना ही नहीं, याद कराना भी मेरी जिम्मेदारी है, गारंटी के साथ तुमको। आज के मींस एनेस्थेटिक हर साल पूछा जाता है, मैंने पहले बताया 3 नंबर या 5 नंबर में, तो 3 से 5 नंबर इस बार तुम्हारे पक्के समझ लो खाली आज की क्लास में। ओके, तो भाई शुरू करते हैं सबसे पहले थायोपेंटल सोडियम। और हमें पता चला कि ये किस कैटेगरी की ड्रग है, बारबिचुरेट कैटेगरी की ड्रग है। तो सबसे पहले हम बारबिचुरिक एसिड का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। सबसे पहले बारबिचुरिक एसिड, ठीक, शोल्डर पे लगाओ भाई, ये हेड हो गया, हेड पे लगाओ डबल बॉन्ड O और दोनों शोल्डर पे लगाओ NH। नीचे की तरफ खींचो, हम बेंजीन रिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। और इन दोनों शोल्डर के नीचे वाले पार्ट में लगा दो डबल बॉन्ड O। क्या लगा दिया? डबल बॉन्ड O लगा दिया। इसका नाम क्या है? बारबिचुरिक एसिड। बारबिचुरिक एसिड कैटेगरी की ड्रग है। अब देखो हमारा ड्रग का नाम क्या है? थायो। क्या नाम है? थायो। तो यहां पे थायो की जगह, थायो का मतलब होता है एस, थायो का मतलब याद रहे, जब कहीं ऑक्सो लिखा हो तो ऑक्सीजन हो जाएगा, थायो लिखा रहेगा तो सल्फर हो जाएगा, एजा बोला जाए तो नाइट्रोजन हो जाएगा, फास्फा बोला जाए तो फास्फोरस हो जाएगा, राइट। तो ये चीजें ध्यान रखना, हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री में इसी तरीके से नाम बुलाए जाते हैं। तो नाम क्या है? थायो। तो ऑक्सीजन की जगह पे सल्फर आ गया, ठीक। ये क्या हो गया? थायो बारबिचुरिक एसिड। क्या हो गया? थायो बारबिचुरिक, राइट। अब देखो हमारा मेन क्या है? थायोपेंटल सोडियम। अब पेंटल की कहानी कहां पे है भाई? नाम से। तो देखो नीचे की तरफ तमराज किल्विस खुश रहे, कहते ना, तमराज किल्विस ऐसे करके बनाते थे ना, ऐसे करके याद करो, क्रॉस क्रॉस बनाते थे। इसको आगे बढ़ा दिया, इसको आगे बढ़ा दिया, इधर लिख दिया C2H5। क्या लिखा? C2H5 मतलब इथाइल। इस तरफ क्या लिखा हमने? इस तरफ देखो CH, CH2, CH2, CH3 मींस 4 कार्बन। नीचे की तरफ लगा दिया हमने 1 कार्बन CH3, 4 कार्बन इधर और 1 कार्बन नीचे की तरफ, ठीक। तो ये तुम्हारा बनके तैयार हो गया क्या? थायोपेंटल। थायोपेंटल है ना। अभी सोडियम नहीं लगा, तो इस सोडियम को लगाने के लिए कई तरीके हैं। हमने मान लिया डॉट लिख के ऐसे भी सोडियम लगा सकते हैं, इस तरीके से यहां डॉट लिख के सोडियम लगा दिए। इसका IUPAC भी देखेंगे, ठीक, इसका भी IUPAC देखते हैं। क्या है? सिंपल नंबरिंग करो, नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग हो गई भाई। अब देखो कहां कहां पे? 4 और 6 पोजीशन पे, 4 और 6 पोजीशन पे क्या है? ऑक्सो ग्रुप लगा है। चलो अच्छा, पहले बारबिचुरिक एसिड के टर्म में लेते हैं, बारबिचुरिक एसिड के टर्म में लेते हैं, ठीक। तो बारबिचुरिक एसिड के टर्म में जब लोगे, एग्जाम के टाइम स्ट्रक्चर दोबारा बता देना, अच्छा। तो स्टार्ट कहे, ये वीडियो नहीं रहेगा क्या तुम्हारे पास? वहां पे दोबारा देख लेना, है कि नहीं? ठीक है, देखो चलो बता दूंगा। देखो ये 5वीं पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन सबसे ज्यादा है। 5वीं पोजीशन पे क्या क्या लगा है? एक तुम्हारा इथाइल ग्रुप लगा है। क्या लिखा है? तो यहीं शुरू करते हैं, 5 इथाइल लगा कि नहीं? 5 इथाइल। फिर 5वीं पोजीशन पे ही, 5वीं पोजीशन पे क्या लगा है? इधर देखो 1 2 3 4, इसकी नंबरिंग करो, 1 2 3 4। तो पहली पोजीशन पे मिथाइल, ध्यान दो, इस पहली पोजीशन पे एक सब्स्टिट्यूशन और है, मिथाइल। तो क्या लिखोगे इसी 5वीं पोजीशन पे? 1 1 मिथाइल, क्लियर। और 4 कार्बन का ब्यूटाइल, 4 कार्बन का ब्यूटाइल, ठीक। तो 5वीं पोजीशन की कहानी खत्म हो गई। अब 5वीं पोजीशन पे हमको कुछ नहीं देखना है। 5वीं पोजीशन
ठीक है, पांचवी पोजीशन की कहानी खत्म। अब बचता क्या है, ध्यान दो, बचता क्या है, बारबीचुरिक एसिड, और बारबीचुरिक एसिड में दूसरी पोजीशन पे हमने सल्फर लगा दिया। क्या लगा दिया, सल्फर। तो सल्फर को बोलते हैं दूसरी पोजीशन पे टू थायो, क्या, टू थायो। और क्या बचा, क्या, बारबीचुरिक एसिड रिंग। कौन सी रिंग है, बारबीचुरिक एसिड। ठीक, ये तो एक कॉमन सा हो गया, कॉमन हो गया है ना। अब इसमें और क्या चेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि कई बार स्ट्रक्चर दे देता है और पूछता है कि इसका आईयूपीएसी लिख के दिखाओ। उस कंडीशन में तो थायोपेंटल सोडियम, अच्छा यहां पे क्या, यहां पे सोडियम लिख दो, चूंकि सोडियम है ना, ये सोडियम यहां या लास्ट में कहीं भी लिखा जा सकता है। दूसरा, थायोपेंटल सोडियम में थोड़ा सा चेंज, अब इस सोडियम को हम इससे मिलाएंगे, क्या करेंगे, इस सोडियम को यहां पे मिलाएंगे। तो उस तरीके से भी देख लो, ताकि अगर कहीं तुमको मिल जाए तो कंफ्यूजन की स्थिति नहीं होनी चाहिए। यहां से देखो, एक डबल बॉन्ड सल्फर था, तो एक बॉन्ड हमने यहां से निकाल दिया, एक बॉन्ड निकाल दिया यहां से। ठीक, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, यहां से हमने एक हाइड्रोजन निकाल दिया, और ये दोनों मिलकर बना लिए बॉन्ड। क्या बना लिए, बॉन्ड बना लिए। ठीक, ध्यान से समझो, यहां से बॉन्ड बना लिए, और ये बना लिया इन्होंने सोडियम के साथ बॉन्ड, ये बना लिया इन्होंने सोडियम के साथ बॉन्ड। ध्यान दो, वही चीजें हैं, कुछ नहीं मैंने किया, यहां से एक हाइड्रोजन हटा दिया, यहां से डबल बॉन्ड हटा दिया, जिसको सेटिस्फाई करने के लिए ये डबल बॉन्ड यहां पे आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहां पे आ जाएगा, और ये यहां पे सोडियम लग जाएगा। ठीक, इस तरीके से भी स्ट्रक्चर है इसका। अगर आईयूपीएसी देखना हो तो किस तरीके से, नंबरिंग सेम, पहले हम पांचवी पोजीशन पे आते हैं। पांचवी पोजीशन पे क्या है भाई, ध्यान दो, इसको कलर चेंज कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, दोनों अलग अलग, दोनों तरीके से। कई बार होता ना, आईयूपीएसी लिख देते हैं तो तुमको सारे तरीके पता होना चाहिए ताकि कंफ्यूजन की स्थिति ना आए। पांचवी पोजीशन पे क्या, 5 इथाइल। और क्या है भाई, ये पेंटल है, तो कह सकते हो इसी पांचवी पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, पेंटेन भी लगा हुआ है, लगा कि नहीं लगा। दूसरा, 5 पोजीशन पे इथाइल, और इसी पांचवी पोजीशन पे, इसी पांचवी पोजीशन पे पेंट, 5 कार्बन, 4 1 5, 5 कार्बन का होता है पेंट। और ये पेंट किस पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, पेंट भाई, नंबरिंग करो, नंबरिंग चेंज हो जाएगी ना इस इधर, तो नंबरिंग कैसे हो जाएगी, ध्यान दो, नंबरिंग अब की हम शुरू करेंगे यहां से, 1 2 3 4 और ये 5, तो 1 और 2 तो दूसरी पोजीशन से जुड़ा हुआ है। तो किस पोजीशन से जुड़ा है, दूसरी पोजीशन से बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, दूसरी पोजीशन से। ध्यान दो, अगर नहीं समझ में आ रहा तो फिर से लिख देता हूं, कोई भी कंफ्यूजन की स्थिति यहां पे नहीं रहनी चाहिए। दो तरीके से नॉमेनक्लेचर, ये आ गया तुम्हारा CH, 4 कार्बन इधर लगाओ, CH2 CH2 CH3, और ये पहली पोजीशन पे CH3। अब इसकी नंबरिंग करो, तुम नंबरिंग करो, कैसे करोगे, देखो 1 2 3 4 5, 5 हो गए। अब देखो, ये जो दूसरा कार्बन है, इस दूसरे कार्बन से ये जुड़ा हुआ है, तो पांचवी पोजीशन से पेंट किस, कहां से जुड़ा हुआ है, पेंट टू आइल, जहां से कनेक्टिंग होता है वहां पे आइल लिखते हैं। मनीषा, इसके बारे में बात करते हैं बाद में, है ना। ठीक, देखो जिस पोजीशन पे ये रिंग से कनेक्ट हुआ है उस पोजीशन को आइल लिखते हैं। क्या लिखते हैं, आइल, वाई एल कहीं लिखा हो, जगह जगह तुम्हें स्ट्रक्चर आईयूपीएसी में वाई एल लिखा मिलेगा। आइल का मतलब है इस जगह से जुड़ा है। तो ये जो पेंटेन रिंग है वो कहां से जुड़ा है, आइल से जुड़ा हुआ है। किस पोजीशन से, पांचवी पोजीशन से। ठीक, 6 और चौथी पोजीशन 6 और 4 और 6 पोजीशन पे क्या है, ऑक्सीजन लगा है। ऑक्सीजन के लिए हम क्या यूज करते हैं, ऑक्सो। तो लिख सकते हैं 4 6 ऑक्सो, 4 6 ऑक्सो लिखा हमने। ठीक, इसका पीडीएफ बिल्कुल मिलेगा डियर। अब देखो ध्यान से, ये रिंग कौन सी है, ये रिंग कैसी है, इसको देखो, देखो ये जो रिंग है, इस रिंग को जरा पहचानने की कोशिश करो। मैंने कई बार तुम लोगों को समझाया है, ये क्या है,
इसको बोलते हैं पिरिमिडीन रिंग। कौन सी रिंग? पायरिमिडीन रिंग। ठीक, तो ये पिरिमिडीन रिंग दिख रही कि नहीं दिख रही? पिरिमिडीन रिंग की तरह दिख रहा कि नहीं दिख रहा? बताओ ध्यान से, ये पिरिमिडीन रिंग दिख रही है। ठीक, पिरिमिडीन रिंग हो गई। तो क्या लिखोगे? पिरिमिडीन। और बचा क्या दूसरी पोजीशन पे? इस ग्रुप को बोलते हैं थायोलेट। थायोलेट, इस ग्रुप को क्या बोलते हैं? थायोलेट। तो किस पोजीशन पे? टू थायोलेट। देखो, आसान और मुश्किल दोनों चीजें मैंने बता रखी हैं। एक तरीका सिंपल, सोडियम 5वीं पोजीशन पे इथाइल, और इसी 5वीं पोजीशन पे 1 मिथाइल ब्यूटाइल भी बता दिया हमने। ठीक, और बचा क्या? 2 थायो, दूसरी पोजीशन सल्फर 2 थायो बार्बिचूरिक एसिड। सिंपल तरीका है। दूसरा, और बीच में जाओ, हमें याद दोनों इसलिए खाली करने हैं, एटलीस्ट पता हो कि उसमें आईयूपीएसी लिखा हुआ है। कई बार होता आईयूपीएसी लिख दिया, बोले स्ट्रक्चर बना के दिखाओ। अब ये वाला आईयूपीएसी लिख दिया, तुमने कहा अरे सर तो हमको खाली यही बताए थे। क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछ सकते हैं, और अब तो तुमको एग्जिट एग्जाम भी देना है। एग्जिट एग्जाम में भी मान लिया ये क्वेश्चन आ गया, बताओ भाई ये ड्रग कौन सी है? तो 5 इथाइल 5 पेंट, 5 पेंट भाई 5 रंग 5 कार्बन का पेंट हो गया, और किस पोजीशन से? दूसरी पोजीशन से रिंग से जुड़ा है, इसलिए 2 आइल। ठीक, 4 और 6 पोजीशन पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के लिए हम ऑक्सो टर्म यूज करते हैं, तो 4 6 ऑक्सो। ये जो रिंग तुम्हारी दिख रही है, इस रिंग को बोलते हैं पिरिमिडीन रिंग। ये कुछ इस तरीके की है, पिरिमिडीन। तो क्या नाम दिया? पिरिमिडीन। और इसके टॉप पे ग्रुप कौन सा लगा है? जिसको बोलते हैं थायोलेट। क्या बोलते हैं? थायोलेट। तो इस तरीके से थायोपेंटल सोडियम बहुत आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। जिसको नहीं समझ में आया, फिर मिटा रहा हूं। ठीक, एक बार और देख लो, खाली एक बार और फास्ट तरीके से बनाना देख लो, है ना? कुछ कहानी नहीं पढ़नी है तुमको, सिंपल NH NH। ठीक, ये डबल बॉन्ड O, यहां पे तुमने सल्फर लगा दिया। ठीक, सल्फर लगा दिया, इधर C2H5 लगाओ, इस तरफ तुमने लगाया CH, इससे जोड़ दिया CH3, और इधर 4 कार्बन CH2 CH2 CH3। ठीक, सिंपल बार्बिचूरिक एसिड। अब यहां पे तुमको सोडियम लगाना है, सोडियम लगाना है, तो सोडियम लगाने के लिए 2 चेंजेस करने पड़ेंगे। यहां से देखो, ये सल्फर, ये Na, और ये डबल बॉन्ड हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से देखो सेटिस्फाइड भी हो गई सारी, वैलेंसी भी सेटिस्फाइड हो गई, और थायो बार्बिचूरिक एसिड का हमें क्या पता चल गया? नंबरिंग कर लो एक बार फास्ट थोड़ा सा। 1 2 3 4 5 6 हुआ। इसकी नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5। ठीक, तो 5 पे क्या है? 5 पे इथाइल लगा है, 5वीं पोजीशन पे इथाइल है। इसी 5वीं पोजीशन पे और क्या लगा है? 5वीं पोजीशन पे 5 कार्बन, जिसको हमने बोला पेंट। 5 कार्बन है ना, पेंट। लेकिन ये जो दूसरे नंबर कार्बन से है, ये रिंग से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, इसलिए दूसरी पोजीशन से जुड़ा, इसलिए इसको हम बोलेंगे 2 आइल। क्या बोलेंगे? 2 आइल। 4 और 6 पोजीशन पे कीटोन ग्रुप लगा है, इसलिए 4,6 ऑक्सो। 4,6 ऑक्सो कर सकते हैं। ठीक, दूसरी पोजीशन पे क्या है? थायोलेट, थायोलेट है। और इस रिंग का नाम क्या है? इस रिंग का नाम है पायरिमिडीन। तो पायरिमिडीन की रिंग पे दूसरी पोजीशन पे क्या लगा है? थायोलेट। तो इस तरीके से ये दूसरा तरीका है। यस, एग्जिट एग्जाम में तुमको बबल फिल करने को आएंगे, जो सही है उसके सामने बबल फिल कर देना रहेगा। क्लियर है? तो इस तरीके से थायोपेंटल सोडियम हो गया। इसकी प्रॉपर्टी बात करें तो कलरलेस, वो येलोइश व्हाइट कलर का होता है, कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होती है, टेस्ट इसका बिटर है। नेचर कैसा? हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक बोले तो मॉइस्चर गेन कर लेता है। सॉल्युबिलिटी वाटर में सॉल्युबल है, और ईथर में इनसॉल्युबल होता है, स्टोर्ड इन एयर टाइट क्लोज कंटेनर। और कंटेनर कैसे रहेंगे? रेजिस्टेंट फ्रॉम लाइट रहेंगे। ठीक, यूज एनेस्थेटिक है, तो एंटी कन्वल्जेंट और जनरल एनेस्थीसिया को इंड्यूस करता है। फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन, फार्मूलेशन को ही दूसरा नाम बोलते हैं ऑफिशियल प्रिपरेशन। ऑफिशियल प्रिपरेशन थायोपेंटल इंजेक्शन, वो भी यूएसपी और बीपी के अकॉर्डिंग।
एज पर यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, एज पर ब्रिटिश फार्माकोपिया। तो ये बात रही भाई थायोपेंटल सोडियम की। अब बात करते हैं किसकी, कीटामिन हाइड्रोक्लोराइड की। कीटामिन हाइड्रोक्लोराइड देखो ये नॉन बार्बिचुरेट कैटेगरी की ड्रग है। इसमें क्या है, नॉन बार्बिचुरेट, यानी बार्बिचुरेट रिंग नहीं होगी। तो कैसे बनेगा भाई इसका स्ट्रक्चर, ध्यान से देखो, ये बनाया हमने, ठीक, इसके एक शोल्डर पे लगा दिया कीटोन ग्रुप, ठीक है। अब इधर लगाओ क्लोरोबेंजीन, इस तरफ थोड़ा सा नीचे डाउन करके बना दो सिंपल क्लोरोबेंजीन, बना दिया क्लोरोबेंजीन, ठीक। इस पोजीशन को, इसके शोल्डर को इसके शोल्डर से जोड़ दो, जोड़ दिया, और जिस जगह से तुमने जोड़ा है शोल्डर को उसी जगह NHCH3 यानी मिथाइल अमीनो ग्रुप लगा दो। क्या लगाओ, मिथाइल अमीनो ग्रुप तुमने लगा दिया, ठीक। तो यही तुम्हारा क्या है, कीटामिन हाइड्रोक्लोराइड का स्ट्रक्चर। क्या है, कीटामिन हाइड्रोक्लोराइड का स्ट्रक्चर है। नंबरिंग कर लो भाई, कैसे करोगे, 1 2 3 4 5 6, इसकी भी करो तो जहां से रिंग से जुड़ा है वहीं से होगा 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश 6 डैश। डैश खाली इसलिए ताकि पता चले अलग अलग रिंग की बात की जा रही है, ठीक, अलग अलग रिंग की बात की जा रही है, ठीक है। चलो भाई, इतनी चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई। तो देखो अब नंबरिंग, देखो स्ट्रक्चर पता है, स्ट्रक्चर में कुछ किए नहीं हमने भाई। साइक्लोहेक्सेन रिंग बताओ, सिंपल साइक्लोहेक्सेन है कि नहीं है, साइक्लोहेक्सेन है। इस तरफ क्या, क्लोरोबेंजीन बना लो, सिंपल क्लोरोबेंजीन बना लो, बन गया कि नहीं बन गया। अब यहां पे इस पोजीशन को इधर से जोड़ दो और इधर कीटोन ग्रुप लगा दो। जिस पोजीशन से तुमने जोड़ा है उस पोजीशन पे NHCH3 लगा दो, बन गया कीटामिन हाइड्रोक्लोराइड, कहीं कोई समस्या नहीं तुम्हें, ठीक। अब देखो इसमें क्या है, दूसरी पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन है, दूसरी पोजीशन सब्स्टिट्यूशन हम देख लेते हैं भाई क्या सब्स्टिट्यूशन है। नंबरिंग मन हो लिख देना, मन हो मत लिखना, नंबरिंग कोई जरूरी नहीं लिखना एग्जाम में, ठीक। तो दूसरी पोजीशन पे क्या है, दूसरी पोजीशन पे मिथाइल अमीनो ग्रुप लगा है। क्या लगा है, मिथाइल अमीनो ग्रुप लगा है, ठीक। इसी दूसरी पोजीशन पे क्लोरोबेंजीन है, इसी दूसरी पोजीशन पे क्लोरोबेंजीन है कि नहीं। तो इसी दूसरी पोजीशन पे क्या है, 2 डैश, क्लोरो किस पोजीशन पे, 2 डैश क्लोरो बेंजीन या क्लोरोफिनाइल, कहीं कहीं बेंजीन लिखा रहता है, कहीं कहीं फिनाइल लिखा रहता है, दोनों चीजें सही है भाई। क्लोरोबेंजीन तो है लेकिन ये क्लोरो किस पोजीशन पे लगा, 2 डैश पोजीशन पे लगा है, 2 डैश पोजीशन पे। बचा क्या तुम्हारा, बचा क्या, ये देखो साइक्लोहेक्सेन, क्या बचा है, साइक्लोहेक्सेन बचा है और पहली पोजीशन पे कीटोन बचा है। तो सिंपल क्या लिख देंगे, साइक्लोहेक्सेनोन 1 भाई। साइक्लोहेक्सेन और कीटोन के लिए ओन, तो साइक्लोहेक्सेनोन, और किस पोजीशन पे, पहली पोजीशन पे, तो साइक्लोहेक्सेनोन 1 हो गया। तो क्या हो गया, 2 मिथाइल अमीनो, दूसरी पोजीशन पे मिथाइल अमीनो ग्रुप लगा, मिथाइल अमीन ग्रुप लगा है। इसी दूसरी पोजीशन से ये रिंग भी जुड़ी हुई है भाई, ये जो दूसरी पोजीशन है इसी से नीचे की तरफ सब्स्टिट्यूशन है और इसी से क्लोरोबेंजीन जुड़ी हुई है, तो इसी दूसरे पे ये और इसी दूसरी पे ये। बचा क्या, साइक्लोहेक्सेनोन भाई। अगर सिंपल ये होता तो इसको बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन, क्या बोलते हैं, साइक्लोहेक्सेन। इस पोजीशन पे डबल बॉन्ड लग गया तो क्या हो गया, साइक्लोहेक्सेनोन, ठीक। तो साइक्लोहेक्सेनोन जो कि पहली पोजीशन पे है तो 1। तो इस तरह से कीटामिन हाइड्रोक्लोराइड, इसका ब्रांड नेम या मार्केटेड प्रिपरेशन कीटामैक्स या कीटामिल है, ठीक। प्रॉपर्टीज की बात करें तो कलर व्हाइट है, ऑर्डर कैसा है, कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर रहता है, मींस अपना इसका खुद का ऑर्डर है। टेस्ट बिटर है, स्टेट क्या है, सॉलिड क्रिस्टलाइन स्टेट है, सॉल्युबिलिटी सॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल ईथर, है ना, बिल्कुल उसी तरीके से। स्टोर्ड एयर टाइट क्लोज कंटेनर, और यूज कैटेगरी वाइज, एंटी कन्वर्जेंट के सब यूज, जाहिर सी बात है किस लिए भाई, सुला देंगे, जिनमें कन्वर्जन आता है कन्वर्जन कम कर देंगे, जिनको पेन हो रहा पेन कम कर देंगे, सर्जरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक जैसे यूज है। अगर फार्मास्यूटिकल फार्मुलेशन की बात करें तो कीटामिन हाइड्रोक्लोराइड का इंजेक्शन आता है एज पर आईपी, कीटामिन हाइड्रोक्लोराइड की टैबलेट भी अब आने लगी है एज पर इंडियन फार्माकोपिया, कीटामिन हाइड्रोक्लोराइड का नेजल स्प्रे आता है एज पर ब्रिटिश फार्माकोपिया। तो ये रही बात का है कि कीटामिन हाइड्रोक्लोराइड की। लास्ट में प्रोपोफॉल, जिसको बोलते हैं इंजेक्टेबल इमल्सन, ये इंजेक्टेबल इमल्सन के नाम से आता है, ठीक। इसको और इसका अगर हम सिनोनियम की बात करें
तो सिनोनियम में इसको मिल्क ऑफ एमनेसिया, चूंकि मिल्की व्हाइट कलर का होता है और एनेस्थीसिया की तरह देता है, और एनेस्थीसिया की खास एक चीज होती है एमनेसिया। एमनेसिया प्रॉपर्टी होती है एनेस्थीसिया की, मतलब एमनेसिया मतलब मेमोरी लॉस। एमनेसिया को क्या बोलते हैं? मेमोरी लॉस, है ना? ठीक, तो मेमोरी लॉस, तो इसको मिल्क ऑफ एमनेसिया भी बोलते हैं। अब कल, अरे यही लास्ट बचा है यार, है ना? या जैक्सन जूस भी बोलते हैं, ठीक है। ओवरडोज अगर इसकी हो जाए या जनरल एनेस्थेटिक हो जाए, बहुत पोटेंट ड्रग होती है, तो आदमी की जान जा सकती है। ब्रांड नेम क्या है? डिप्रीवेन और प्रोपोवेन। प्रॉपर्टी की बात करें तो मिल्की व्हाइट या स्लाइट येलो इस कलर का है। पहले तुम लोग अपने अपने साथियों को शेयर एंड सब्सक्राइब कराओ और बताओ कि भाई डेली लाइव क्लास चलती है 6 PM पे। 6 PM पे डेली लाइव क्लास चलती है, डेली 6 PM पे डी फॉर्म फर्स्ट ईयर की लाइव क्लास चलती है, सभी सब्जेक्ट की। अपने साथियों को शेयर और सब्सक्राइब कराओ, है ना? और किस तरह सर पढ़ाते हैं ये तो पता ही है तुम लोगों को। चलो भाई, फिर ऑर्डर क्या है? ऑर्डरलेस है, टेस्ट बिटर है। स्टेट क्या है? स्टेट लिक्विड है, क्रिस्टलाइन क्लियर लिक्विड, ठीक। सॉल्युबिलिटी स्पायरिंगली सॉल्युबल होता है वाटर में, और बहुत सॉल्युबल होता है अल्कोहल, कंप्लीट सॉल्युबल अल्कोहल, टॉलुइन, हेक्सेन और बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में कंप्लीट सॉल्युबिलिटी है। स्टोरेज हमेशा सेम रहेगा, स्टोर्ड इन एयरटाइट क्लोज कंटेनर, और कंटेनर्स हमेशा लाइट रेजिस्टेंट रहेंगे। यूज जितने भी एनेस्थेटिक है सबके यूज सेम टू सेम रहेंगे। यस, है ना? फिर फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन की बात करें तो प्रोपोफल इमल्सन के फॉर्म में इंजेक्शन आता है एज पर यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, राइट। तो बताया ना कि याद रहे, कैटेगरी हमेशा याद रहनी चाहिए। 3 ड्रग थी, तीनों ड्रग आई होप की समझ में आई होंगी। और अपने साथियों को शेयर सब्सक्राइब करो, बाकी कोई समस्या नहीं। यस, 2 लोगों को क्लास बुक कराया है आप, गुड, थैंक्स डियर। बाकी लोग भी कुछ करो, मैं काम करते रहो। चलो भाई, बाय बाय।